गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल साइकोलॉजी से प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। टुडेज टॉपिक इज प्रो सोशल बिहेवियर मीन्स हेल्पिंग अदर्स। क्या है प्रो सोशल बिहेवियर? हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाने थे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थोड़ा हम रिवीजन लेते हैं, क्या आप लोग याद रखें। व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन? मैंने एक सिंपल डेफिनेशन और एक रॉबर्ट बैरन ने जो परिभाषा दिया था उसको बताया था। क्या था? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन refers to one's attitude about another person। क्या था? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन refers to one attitude about another person। Attraction involves an evolution along a dimension that ranges from strong liking to strong disliking। Again, interpersonal attraction refers to one's attitude towards another person। Attraction involves an evolution along a dimension that ranges from strong liking to strong disliking। हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। आकर्षण एक आयाम के साथ मूल्यांकन शामिल होता है। आकर्षण में एक आयाम के साथ मूल्यांकन शामिल होता है जिसका प्रसार प्रबल पसंद से प्रबल नापसंद तक होता है। पिछले क्लास में मैंने एक चार्ट बना के आपको बताया था। सबसे पहला था स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, देन माइल्ड लाइकिंग, देन न्यूट्रल, फिर देन था माइल्ड डिसलाइकिंग, देन स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। तो आप लोगों ने याद रखा ही होगा अच्छा से, जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग से स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग का आयाम में ये एक इवोल्यूशन है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के अंदर इसका डिटर्मिनेंट्स क्या क्या फैक्टर्स अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करता है आप लोगों ने जाना था बिंदुवार। 3 भागों में हम लोग इसको बांटे थे। एक था इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और इंटरएक्टिव यानी कि अंतःक्रियात्मक। इंटरनल फैक्टर्स में था नीड फॉर एफिलिएशन, देन था आपका एफेक्ट यानी कि इमोशन, दूसरा था आपका एक्सटर्नल फैक्टर में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस था। हम एक दूसरे के प्रति जो आकर्षित होते हैं वो बहुत हद तक उसका फिजिकल अपीयरेंस भी रहता है, क्योंकि
जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो हमारा इमोशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और एक गुड इमोशन, पॉजिटिव इमोशन पैदा होता है, जिससे हम पॉजिटिव इमोशन के समय हम दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इंटरैक्टिव फैक्टर्स में था सिमिलैरिटी में 3 तरह का सिमिलैरिटी था। एक तो एटीट्यूड में सिमिलैरिटी, दूसरा हमारा पर्सनालिटी में सिमिलैरिटी, और तीसरा था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी। नेक्स्ट था म्यूचुअल लाइकिंग था। फिर आपका दूसरा ऑब्जर्वेबल बहुत सारा फैक्टर्स था, और ऑपोजिट अट्रैक्शन की भी बात मैंने किया था। तो ये सारा बिंदुवार हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। आज का टॉपिक है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर को बताने से पहले आज जो एक मुश्किल दौर से हम और देश पूरा विश्व गुजर रहा है, कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग दवाई का भी आविष्कार करने के लिए लगे हुए हैं। हम सभी को इस मुश्किल दौर में बच के रहना है, डरना नहीं। जीवन जब तक है इस शरीर का, अपने पास पड़ोस का, परिवेश का सेवा करते जाना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपना लक्ष्य के लिए काम करते रहना चाहिए। आप लोग फ्रॉइड को पढ़े हैं, और हम आशा करते हैं आप लोग एडलर के को भी आप पढ़े हैं। फ्रॉइड का ही एक शिष्य थे, साथी थे। बाद में कुछ वैचारिक विषमता के कारण वो अलग होके एक अलग ढंग से काम किए, और उनका साइकोलॉजी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। हम थोड़ा सा ये प्रसंग इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आज के समय, इस कठिन परिस्थिति के समय, ऐसा सिचुएशन में आपका मोटिवेशन लेवल पढ़ाई के प्रति हाई होना चाहिए। आप विभिन्न तरह के तनाव से मुक्त होना चाहिए, तनाव के साथ संघर्ष करना चाहिए, और उससे मुक्त रहना चाहिए। इसीलिए थोड़ा आपको हम मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, सफलता के लिए 7 सूत्र है। सब कोई मेहनत करता है कमोबेश। किसी को सफलता प्राप्त होता है, किसी को सफलता प्राप्त नहीं होता है। एक बार पार्वती जी शिव से पूछते हैं, व्हाट आर द सक्सेस, व्हाट आर द सीक्रेट पॉइंट्स फॉर सक्सेस। तब शिव बोलते हैं, सदाशिव जो गुरुओं का गुरु जिनको माना जाता है, फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धया युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भावो, पंचमेंद्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिताहारो, सप्तम नैव विद्यते। क्या? फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, नंबर 1, द्वितीय श्रद्धायुक्तम, नंबर 2, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचमेंद्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिताहार, सप्तमं नैव विद्यते। इसका मतलब है
फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षण, अर्थात आई मस्ट सक्सेस इन माई मिशन। एक फर्म डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन उसके अंदर होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। ये जो आत्मविश्वास, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, ये बहुत जरूरी है। ये विल पावर, इसका बहुत जरूरी है। इसी प्रसंग में ही एडलर ने बताया था फिक्शनल फाइनलिज्म, यानी कि हमारा व्यवहार, हमारा पर्सनालिटी, हमारा काम, हमारा सारा व्यवहार जो है फिक्शनल फाइनलिज्म पर आधारित होता है। यानी हम क्या गोल निर्दिष्ट किए हैं, क्या हमारा मिशन है, हमारा जो गोल है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। फ्रॉइड ने बोला था कि हमारा जो शैशवावस्था में जब हम लोग छोटे रहते हैं, उस समय जो हमारा प्यार परवरिश के ऊपर हमारा व्यवहार डिपेंड करता है। फ्रॉइड का बात भी कुछ हद तक सही है और इनका भी बात पूरा सही है। इसलिए कि आप जैसा टारगेट बनाओगे, जैसा लक्ष्य बनाओगे, स्ट्रांग फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, आप उसी ढंग से लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अपना व्यवहार करोगे। नेक्स्ट द्वितीय श्रद्धा युक्तम, यानी देखिए, जो काम आपने जो टारगेट बना लिया है, जो गोल बना है, उसके लिए निरंतर अच्छा से आपको काम करते जाना पड़ेगा। आप जब कोई भी टारगेट बनाओगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग एप्रिशिएट कर सकता है, बहुत सारे लोग निंदा कर सकता है। कोई अगर एप्रिशिएट कर रहा तो करने दो, बहुत ज्यादा उसमें ध्यान मत दो, और कोई अगर निंदा भी करता है तो करने दो। आपने जो ठान लिया मुझे काम करना है, एसएससी निकालना है तो निकालना है, अपना ग्रेजुएशन का अच्छा से हमको टॉपर बनना है तो बनना है, इसके लिए दिन रात मेहनत करना है। तो दैट इज सेकंड। तीन तरह के आदमी होते हैं। एक तो होता है क्या कि जो काम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसको मरते दम तक किसी भी स्थिति में वो छोड़ता नहीं, हारता नहीं। दूसरा व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा कठिनाई होने से वो छोड़ देता है। और तीसरा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने खोजता है। तो ये तीन तरह का। आपको पहला कैटेगरी में रहना है। तो दूसरा पॉइंट बोल दिए हम, सक्सेस होने का सीक्रेट। तीसरा है गुरु पूजनम। जो भी आप जिसको भी गुरु मानते हो, उसके प्रति श्रद्धा, दिन में 2 बार कोई भी काम करते हो उसके चरण में समर्पण भाव से करो। अच्छा रिजल्ट होता है तो भी उन्हें दे दो, और कुछ नेगेटिविटी, कुछ असफलता भी अगर हाथ में आता है तो भी उन्हें दे दो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या था, फलिष्यति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव। यहाँ समता भाव मतलब बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए। ना ही आप में सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और ना ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुपरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, और होपलेसनेस भी नहीं होना चाहिए। जब भी कोई काम करने लोग उतरते हैं तो अप डाउन होता है, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोले थे, इंद्रिय निग्रह, अपना इंद्रिय पर भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट बोले थे क्या, षष्टंच प्रमिताहारो, यानी कि बैलेंस डाइट। भोजन जितना जरूरी है उतना करना, न ज़्यादा न कम। भोजन जो शरीर, मन और अपना आत्मा के लिए अच्छा है वैसे भोजन करना चाहिए। तो ये था 6 फैक्टर्स सक्सेस के लिए, और 7 कुछ नहीं। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, प्रति सामाजिक व्यवहार। विद्यार्थियों देखिए, मानव समाज में
हम लोग एक सामाजिक जीव हैं, हम लोग समाज में बसवास करते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। कैसे? आज अमेरिका को ले लीजिए, ट्रंप को, चाहे मोदी को, चाहे किसी को भी, आज बड़े बड़े परमाणु हथियार, बहुत बड़ा बड़ा हथियार लोगों के पास है, लोगों के पास अगाध धन है, लेकिन एक छोटा सा वायरस से परेशान है। अभी तक किसी ने उस पर काबू नहीं पा सका। तो ये जो आपदाएं हैं, इमरजेंसी है, किसी का भी जीवन में आ सकता है। और इस कोई भी व्यक्ति जब इमरजेंसी में है और उसको हम मदद कर रहे हैं, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। क्या है? सोशली डिजायरेबल बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अदर्स पीपुल। सिंपल भाषा में अगर बोले, क्या? सोशली डिजायरेबल बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अदर्स पीपुल। दूसरे व्यक्ति को मदद पहुंचे ऐसा सामाजिक समाज सोशली वांछनीय व्यवहार, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। अब हम इसकी एक दो इसका हिस्ट्री पे जाते हैं। इसका अध्ययन कब से शुरू हुआ है? सन 1964 की बात, न्यूयॉर्क शहर में किट्टी जेनोबस, नाम याद रखिए, आपको इस संबंध में क्वेश्चन भी आ सकता है। किट्टी जेनोबस, किट्टी जेनेवस, ये जो किट्टी जेनेवस है, एक मैनेजर थी और सुबह सुबह अपना ड्यूटी करके अपना फ्लैट में, अपार्टमेंट में वो आ रही थी। अपना कार रखी और अपना कमरा की तरफ आ रही थी। उसी समय एक क्रिमिनल ने इसको दबोच लिया दौड़ा के और उसके साथ हाथापाई करने लगा। किट्टी छुड़ा के फिर भाग रही थी, फिर दोबारा पकड़ा गई और वो व्यक्ति था, उसको मारते मारते उसका जान ही निकाल दिया, यानी कि उसका मर्डर कर दिया। ये मर्डर का सीन उस अपार्टमेंट में, कमरा के अंदर, घर के अंदर 38 लोग देखी। 38%। कितना? 38% ने देखा किट्टी जेनेवस का मर्डर होते हुए। सब लोग देखता रह गया अपना खिड़की में से। किसी ने आके उसको मदद नहीं किया, किसी ने बचाया नहीं। उसी न्यूयॉर्क शहर के यूनिवर्सिटी में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, एक जॉन डार्ले और दूसरा बीव लेटन। क्या? जॉन डार्ले और बीव लेटन। क्या है? जॉन डार्ले और बीव लेटन, LATAN, लेटन। इसको नोट डाउन करें। ये 2 पहला व्यक्ति थे जिन्होंने प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में अध्ययन शुरू किया। तो क्या सही में मनुष्य जो है ऐसे ही है क्या? वो किसी को मदद नहीं करता है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन उस घटना में किसी ने उसको मदद क्यों नहीं किया? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा मनोवैज्ञानिकों के अंदर। और लोग
अध्ययन शुरू किया तो पाया कि इसमें दो चीजें हैं जो कि किसी का इमरजेंसी में मदद नहीं करता है। सबसे पहला बात था बाईस्टैंडर इफेक्ट। और दूसरा था रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या है? बाईस्टैंडर इफेक्ट, जब किसी के साथ इमरजेंसी है और उस जगह केवल एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए गिर गया मोटरसाइकिल से और उसके पास केवल बी ही है और कोई नहीं है, तो ज्यादा चांस रहता है कि इसको ए बी जो है सहायता पहुंचाएगा। अगर ए के पास बी सी डी ई एफ बहुत सारे लोग हैं तो क्या हो सकता है कि मदद इसको नहीं पहुंचा। तो यानी कि देखने वाले लोगों की संख्या जितना ज्यादा होगा तो उतना कम चांस होगा कि उसको लोग क्या करे, मदद कम पहुंचा। तो उसी समय से ये हमारे प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में अध्ययन शुरू हो गया। अब आगे बहुत सारे तथ्य आएगा, आपको बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बैरन ने प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में जो डेफिनेशन दिए हैं वो है प्रो सोशल बिहेवियर्स refers to a helpful action to other people without necessarily providing any direct benefits to the person performing the act and even involves a risk for the person who helps। ये था बैरन की परिभाषा। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इससे इस परिभाषा को अगर आपको याद रहता है तो आप प्रो सोशल
बिहेवियर के नेचर के बारे में आराम से बता सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या था? प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू ए हेल्पफुल एक्शन। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? हेल्पिंग बिहेवियर है। अगर ये है हेल्पिंग बिहेवियर तो दिस इज प्रो सोशल बिहेवियर। सभी तरह का हेल्पिंग बिहेवियर प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है। क्या बोल रहा है? एक्शन टू अदर पीपुल विदाउट नेसेसरली प्रोवाइडिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट्स टू द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट। जो हेल्प कर रहा उसको किसी भी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। परफॉर्मिंग द एक्ट एंड इवन इन्वॉल्व्स ए रिस्क फॉर द पर्सन हु हेल्प्स। और हो सकता है कि जो हेल्प कर रहा उसको बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, उसको हो सकता है कहीं ना कहीं उसका जोखिम भी आ सकता है, रिस्क भी आ सकता है। मान के चलते हैं कोई किसी को मार रहा है और उस जगह पर आप उसको हेल्प करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको मार लगे, हो सकता है पुलिस के चक्कर में आपको पड़ना पड़े, तो तरह तरह का जोखिम भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो उठा के थाना ले जाते हैं, हॉस्पिटल लोगों को ले जाते हैं। बड़ा बड़ा बाढ़, अब सुनामी आया था, अभी कोरोना के समय आपने न्यूज अखबार में देखा ही, आपने भी बहुत सारा आप प्रो सोशल बिहेवियर का एक्ट किए हैं। रोड में जो मजदूर परेशानी से जा रहा है उसको आपने खाना खिलाया। काफ़ी लोगों को तरह तरह का अपना जोखिम में रहते हुए भी लोग एक दूसरे का हेल्प सहायता पहुंचाया। और इसी के वजह से ही हम लोग विपत्ति काल में सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमें मदद पहुंचाता है। तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी लिख लीजिए। प्रति सामाजिक व्यवहार एक ऐसा सहायता करने वाला व्यवहार है। प्रति सामाजिक व्यवहार ऐसा एक सहायता करने वाला व्यवहार है जिसमें सहायता करने वाला व्यक्ति को किसी भी प्रत्यक्ष फायदा के बिना ही वह दूसरों को मदद पहुंचाता है और सहायता पहुंचाने वाला व्यक्ति को कभी कभी
जोखिम भी उठाना पड़ता है। ठीक है, क्या बोले? क्या है? प्रति सामाजिक व्यवहार ऐसा एक ऐसा सहायता करने वाला व्यवहार है जिसमें सहायता करने वाला व्यक्ति को किसी भी प्रत्यक्ष फायदा के बिना ही वह दूसरों को मदद पहुंचाता है, और सहायता पहुंचाने वाला व्यक्ति को कभी कभी जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो ये था दो डेफिनेशन, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। आप इसको, अब हम लोग बात करते हैं द डिसीजन टू हेल्प इन इमरजेंसी, 5 एसेंशियल स्टेप्स। The decision to help in emergency five essential steps. क्या है? जो हम डिसीजन करते हैं किसी को मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी के समय, उस काम के लिए 5, इस मनोवैज्ञानिकों ने 5 स्टेप्स की बात की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप, नोटिसिंग द इमरजेंसी। क्या है? नोटिसिंग द इमरजेंसी। पहला। दूसरा है इंटरप्रिटिंग एन इमरजेंसी एज एन इमरजेंसी। Interpreting an as an emergency। तीसरा है assessing that it is my responsibility to help, assuming that it is my responsibility to help, and fourth is knowing that what to do, यानी नॉलेज and skills, necessary knowledge and skills. And last, fifth point is making the final decision to help. Making the final decision to help. ये 5 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स तो, अगर कोई इमरजेंसी में है, दिक्कत में है, परेशानी में है, मुश्किल की घड़ी में है,
तो उस इमरजेंसी को नोटिस करना। हम रास्ता से जा रहे हैं, कोई पड़ा हुआ है, किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया, बेचारा हाथ पैर टूट गया, पड़ा हुआ है, हम उसको नोटिस करें कि वो मुश्किल में है, पड़ा हुआ है। सबसे पहला अगर हम देखे ही नहीं, उसको नोटिस ही नहीं करें इमरजेंसी, एज इमरजेंसी में वो है, तो खत्म हो गया, उसको हेल्प नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग माने व्याख्या। इंटरप्रेटिंग एन इमरजेंसी एज एन इमरजेंसी। और जब हमें नोटिस हो गया, हमें पता चला कि झाड़ी में, रोड किनारे में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ आवाज आ रहा है रोने का, जब ऐसा आवाज आ रहा है तो उसको हम लोग सोचते हैं कि बाप रे क्या हो गया इसको, और इंटरप्रेट करते हैं। हो सकता है कोई गाड़ी धक्का मार दिया है, हो सकता है सांप काट दिया, हो सकता है गिर गया है, हो सकता है कोई मर्डर कर दिया है। सही एज एन इमरजेंसी के रूप में उसको जब हम लोग इंटरप्रेट करने, सही में किसी गाड़ी ने इसको धक्का मार दिया है, अब इसको मदद की जरूरत है, बेचारा नहीं उठाएंगे तो मर जाएगा। दैट इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, एज्यूमिंग that it is my responsibility to help। और इतना जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इसे हेल्प की जरूरत है, और उस समय जब हम ये मान लेंगे कि नहीं ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको उठा के अस्पताल ले जाना, फर्स्ट एड कम से कम करा देना, इसका घर के लोगों को खबर कर देना, अगर मेरे मन में ये विचार आता है इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन ही और सी में रिसीव द हेल्प। नेक्स्ट स्टेप, नोइंग व्हाट टू डू। अब ये हम समझ गए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमको हेल्प करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये मेरा एक स्किल होना चाहिए, मेरा ये नॉलेज होना चाहिए, अगर उसको क्या स्थिति में है, अगर उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, कि उसे अगर कुछ हो गया तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और लास्टली फिफ्थ स्टेप में मेकिंग द फाइनल डिसीजन। और फाइनल डिसीजन ये करना है। हो सकता है हम अकेले नहीं ले जा पाएंगे, उसके लिए किसी गाड़ी की जरूरत है, किसी और दूसरे आदमी की मदद की जरूरत है, तो वो स्किल हमको ये करना होगा। या उसको सबसे पहले पानी पिलाना है, या कोई दवाई देना है, या मान लीजिए उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो उसको पट्टी बांधना है। दैट इज स्किल्स। और फाइनल डिसीजन करके कहाँ ले जाना है, किस तरह से उसका उपचार करवाना है। तो ये 5 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, नोटिसिंग द इमरजेंसी। नेक्स्ट स्टेप, इंटरप्रेटिंग एन इमरजेंसी एज एन इमरजेंसी। एज्यूमिंग दैट, थर्ड पॉइंट, एज्यूमिंग दैट इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। और फोर्थ, नोइंग दैट टू डू, व्हाट टू डू, नोइंग दैट व्हाट टू डू, मेकिंग द फाइनल डिसीजन। ये था आपका 5 एसेंशियल स्टेप्स फॉर डिसीजन टू हेल्प इन इमरजेंसी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक मोटिव्स। बेसिक मोटिव्स बिहाइंड प्रो सोशल बिहेवियर। क्या बेसिक मोटिव्स है प्रो सोशल बिहेवियर, या उसको आपका सिलेबस में जो है लास्ट पॉइंट, डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर।
ये आपका सिलेबस है सैमथिंग है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव स्टेट। क्यों, क्या क्या मोटिव्स है। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। नेक्स्ट है इम्पैथी अल्ट्रिज्म हाइपोथेसिस। और अगला है इम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। जॉय हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट है जीनेटिक डिटर्मिनिज्म मॉडल। बहुत सारा है, लेकिन मोटा मोटी ये चार चीज है जो कि हमारा बेसिक मोटिव्स हमको प्रेरित करता है प्रो सोशल बिहेवियर करने के लिए। सबसे पहला है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। कई बार हम लोग अच्छा मूड में नहीं होते हैं, अच्छा नहीं लगता है हमको, नेगेटिव मूड में रहते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं और मन में ये फीलिंग होता है कि चलो किसी को हम सहायता पहुंचाएं, भगवान मेरा कल्याण करेगा और मुझे अच्छा लगता है किसी को पहुंचाने। इम्पैथिक अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। जब हम इम्पैथी, पहले भी आपको इम्पैथी समझा है, परानुभूति, दो शब्द है, एक है सिंपैथी और एक इम्पैथी। सिंपैथी में मान के चलिए कोई गिर गया है तो हमें तकलीफ होता है, लगता है कि बेचारा कष्ट में है, हाँ कितना कष्ट हुआ, हम लोग सहानुभूति उसको व्यक्त करते हैं। बट इम्पैथी और डीपर है, ठीक है। हम जैसे इसको एक बहुत प्रचलित, दूसरे के जूता में अपना पांव डाल के देखना, यानी कि जब कोई वहां पड़ा हुआ है और रो रहा है, कराह रहा है दर्द से, और हम नोटिस किए तो क्या है, अगर हम इम्पैथी उसका हो जाएगा तो अपने को उसके जगह पे रख के हम सोचते हैं बाप रे, अगर ऐसा उसके जगह अगर हम रहते तो क्या होता, ठीक है। इम्पैथिक अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, जब इम्पैथी हो जाता है तब हम किसी का हेल्प करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है इम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, हम जब समझ गए कि वो कितना तकलीफ में है और उसको जब हम हेल्प पहुंचाते हैं और जब हेल्प उसको मिलता है तो उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तब हमें भी खुशी मिलता है। दैट इज इम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट पॉइंट है जीनेटिक डिटर्मिनिज्म, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरा पिताजी के अंदर भी, मम्मी के अंदर भी आपका हेल्पिंग बिहेवियर था, प्रो सोशल बिहेवियर करने का ये था, तो जीन बाय जीन के माध्यम से भी हमें मिलता है किसी को हेल्प करने के लिए। अब हम लोग नोट डाउन आप लोग कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स, लगभग इसी के साथ मिलता जुलता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मिला के भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि प्रो सोशल बिहेवियर को क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, निर्धारक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर।
इसको हम लोग 3 बिंदु में बांट के कर सकते हैं। एक है सिचुएशनल फैक्टर, नेक्स्ट हम लोग उसको सोशल फैक्टर, और फिर है इंडिविजुअल फैक्टर। ठीक है। अब सिचुएशनल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? बाई स्टैंडर प्रेजेंस, बाई प्रेजेंस। एक बिंदु पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम। अब सोशल फैक्टर में क्या क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी, अब हम लोग इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअल में कई फैक्टर है। लाइकिंग्स, फिर आपका ये हो जाएगा रेस, नेक्स्ट हो जाएगा सिमिलैरिटी, फिर नेक्स्ट हो जाएगा सेक्स ऑफ विक्टिम्स, और मूड और इमोशन ऑफ हेल्पर्स। ठीक है। ये सारा बहुत सारा है, उसमें से कुछ आपको हम बता दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स है सिचुएशन में बाईस्टैंडर प्रेजेंस। बाईस्टैंडर मतलब जब दुर्घटना घटा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस जगह कितने लोग प्रेजेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लोग हैं तो उम्मीद कम रहता है कि उसको हेल्प मिलेगा, अगर एक अकेला है तो उसको हेल्प मिल जाएगा। लैक ऑफ टाइम, अगर हम जा रहे हैं, मेरे पास टाइम का कमी है, तो हो सकता है हम जो है नहीं मदद करें उसको। सोशल फैक्टर में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना होगा तो उसी तरह से लोग हेल्प करेंगे। रेसिप्रोसिटी, अब जो व्यक्ति है ये हम हमेशा सोचते हैं आज उसको हेल्प करेंगे तो कल मुझे भी हेल्प मिलेगा, दैट इज रेसिप्रोसिटी। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स में है लाइकिंग्स, अब मान लीजिए जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है उसको अगर हम पसंद करते हैं तो उसको हेल्प ज्यादा करेंगे। रेस, अगर अपने जाति के लोग हैं तो ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर दूसरे जाति के हैं तो लोग हेल्प नहीं करता है। सिमिलैरिटी, अगर समानता है तो हेल्प करने का ज्यादा उम्मीद होगा। कोई ये सेक्स ऑफ विक्टिम्स कई बार होता है, अगर विक्टिम्स लेडीज है तो लोग उसको गिर गया कोई तुरंत उसको उठाता है, उसको मदद करता है। तो इस तरह से सेक्स के भी ऊपर डिपेंड करता है। और अंततः मूड और इमोशन, अगर हेल्प कोई दिक्कत में है और तो हेल्पर जो हेल्प करने प्रो सोशल बिहेवियर शो करेंगे तो उसका मूड अगर अच्छा मूड में है तो ज़्यादा उम्मीद रहता है कि वो उसका हेल्प पहुंचाएगा। ये सारा था इसका डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक आपने जो जाना इसका हिस्ट्री, किस तरह से इसके ऊपर स्टडी शुरू हुआ, किन्होंने इनके ऊपर स्टडी शुरू किए, फिर इसका डेफिनेशन, फिर हम लोग बात किए थे क्या
फिर इसका जो 5 स्टेप्स है उसके बारे में बात किए थे, अंततः डिटर्मिनेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे आपका फीडबैक के लिए। पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू bystander's effect, Sagan is more likely to get help if there is, क्या है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू बायस्टैंडर्स इफेक्ट, Sagan is more likely to get help if there is or are no other people standing here nearby. No other people standing nearby. दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है only one other person, only one other person standing nearby. और सी है several people standing nearby. और ऑप्शन डी है a crowd of people standing nearby. देखिए क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बायस्टैंडर इफेक्ट सागन इज मोर लाइकली टू गेट हेल्प इफ देयर इज और आर। सागन कोई इमरजेंसी में है, मान के चलिए रोड एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से गिर गया है, तो वहां कैसे उसको हेल्प मिलेगा? अगर बायस्टैंडर इफेक्ट के अनुसार नो अदर पीपुल स्टैंडिंग नियर बाय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओनली वन अदर पर्सन, और ऑप्शन सी सेवरल पीपुल, और ऑप्शन डी ए क्राउड। अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं हो, दूसरा बी ऑप्शन में ओनली वन अदर पर्सन, केवल और केवल एक व्यक्ति वहां मौजूद हो, सेवरल पीपुल बहुत सारा लोग मौजूद हो, और एक पूरा भीड़ मौजूद हो, तो ऑब्वियसली आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ओनली वन अदर पर्सन। जब ये केवल एक व्यक्ति होगा तो वहां ज्यादा क्या होगा, उसको हेल्प मिलने का ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the brief Latane and John Darley, in the brief Latane and John Darley experiment, subject were most liking to help when, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ऑप्शन हो दे वर एलोन इन द रूम, कब उनको ज्यादा, सब्जेक्ट वर मोस्ट लाइकिंग टू हेल्प व्हेन, कब ज्यादा उसको मदद मिलेगा। दे वर एलोन इन द रूम, ऑप्शन ए दे वर
alone in the room. Option B, they were with a friend. Or C, there were 3 other people in the room. There were 3 other people in the room. Or option D, there was one stranger in the room. There were 4 strangers in the रूम. एक्चुअली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो अलग अलग कमरा में अलग अलग सब्जेक्ट को रखा गया था. एक कमरा केवल एक सब्जेक्ट था, दूसरा कमरा में एक फ्रेंड के साथ 2 लोग थे, तीसरा में 3 लोग थे और चौथा में 4 लोग थे. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा ऐसा लोग हैं और सामने अगर किसी को दिक्कत हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, तो हेल्प कौन पहुंचाएगा, ज्यादा पहुंचाने की संभावना. तो ऑब्वियसली देयर वेर एलोन इन द रूम, जो रूम में अकेला होगा वही, चूंकि अकेला है फट से दौड़ के अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा. जो 2-3 लोग हैं वो सोचेगा वो करेगा नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा ए. अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वंस ए सिचुएशन हैज बीन डिफाइंड एज एन इमरजेंसी द नेक्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज. Question number 3. Once a situation has been defined as an emergency, the next step in the decision making process is. Option A, noticing. B, taking action. C, taking responsibility. और D, planning a course of action. क्या बोल रहा, क्या है? once a situation has been defined as an emergency, the next step in the decision making process is. मैंने 5 स्टेप्स आपको बताया था. सबसे पहला नोटिस करना, फिर दूसरा क्या, इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, इमरजेंसी है ये, इमरजेंसी के रूप में. तीसरा पॉइंट क्या था, एज्यूमिंग दैट इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प. क्या था, एज्यूमिंग दैट इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प, यानी कि ऑप्शन आपका सी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा आंसर. तो आप लोग समझ गए प्रो सोशल बिहेवियर. अब इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आवेगा, आप
इसको कर लेंगे ठीक से। थैंक यू। काफी लंबा क्लास था, आप लोग इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए। ओके, थैंक यू।